हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बिहार का बजट 5 मिनट में और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी 5 मिनट में हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी एक ही पेज में हम बजट को और एक पेज में इकोनॉमिक सर्वे को बिहार को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनियन बजट, केंद्रीय बजट 2026-27 को हम अच्छे से पढ़ेंगे एक डायग्राम से और इसको भी कोशिश करेंगे कि 5-7 मिनट में हम कर लें। जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो सही डाटा है बस उसी को हम लोग पढ़ेंगे, फालतू बात को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कुल व्यय और आर्थिक परिदृश्य। कुल व्यय कितना लाख करोड़ का कुल व्यय आया है? तो 53.47 लाख करोड़। बजट अनुमान 2026-27 में और 25-26 में कितना था? 49.65 था, यानी 49.65 था। उसके कंपेरिजन में क्या हुआ? इस बार वृद्धि हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए जीडीपी अनुमान। जीडीपी कितना है अनुमान या इस बार का? 393 लाख करोड़। तो आपको ये दोनों डाटा, एक ये वाला डाटा और एक डाटा इस पेज से आपको याद कर लेना है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए 10%, तो आपको इन दोनों बात को याद कर लेना है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, रुपया कहाँ से आता है, संसाधन और प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ कितना हुआ? तो अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे देखेंगे 53.47 लाख करोड़ रुपया। तो आपको इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किससे आता है। 24% हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से? उधारी से और अन्य देयताएँ से ये आता है। या कि हम किसी से उधार लेते हैं या कोई और इंटरेस्ट या किसी शुल्क में हमको देता है, उससे हुआ कोई, मतलब कहीं से उधार लेकर हमको 24% आता है। और ये टैक्स वाले में सबसे ज़्यादा किससे है? तो आयकर से है। किससे है? आयकर से 21% है। निगम कर कितना है? 18%। और जीएसटी कितना है? तो 15%। लेकिन हम बिहार वाले बजट में देखे थे कि जीएसटी का क्या था? सबसे ज़्यादा था, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे क्या है? आयकर। केंद्र में सबसे ज़्यादा किससे है? आयकर से है। ठीक है, 21%। तो आपको कम से कम ये 21% तो आपको याद ही रखना चाहिए। ये वीवीआई इस पेज से रखना चाहिए। निगम कर से 18%। सब पूछेगा आपसे, 3 ऑप्शन दे देगा, आयकर, निगम, जीएसटी। केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा किससे पैसा आता है? तो आपको किससे लगाना है? ऑप्शन में लगाना है आयकर से। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देख लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ दिया है कि ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ मतलब कोई सरकारी संपत्ति है, उसको बेच दिया, यानी प्राइवेट कर दिए, तो उससे कितना पैसा आता है? 10% पैसा आता है। ठीक है, अब रुपया कहाँ, अब इसमें देखेंगे रुपया कहाँ जाता है। व्यय वितरण, सबसे ज़्यादा रुपया जाता है 22% राज्यों के हिस्सा। जैसे केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है तो सारे स्टेट में बांट देता है। क्या करता है? सारे स्टेट में बांट देता है। बिहार में हम देखे थे लगभग 73% जो पैसा होता है वो केंद्र से आता है, या कि उसके राज्य के फॉर्म में या अनुदान के फॉर्म में या राज्य के हिस्सा के फॉर्म में 73% के करीब उसमें पैसा इधर बिहार में आया है। और देखिए ब्याज भुगतान में 22%, यानी कहने का मतलब राज्य को दे दिया, और ब्याज भुगतान यानी 42% पैसा केंद्र सरकार के पास जो आता है वैसे ही फालतू में चला गया पैसा, या कि राज्य को दे दिया, केंद्र के काम में नहीं आया। और ब्याज भुगतान जिससे आप पैसा लिए उसको इंटरेस्ट दे दिए, यानी 42% ऐसे ही चला गया। फिर केंद्र की योजनाएं हैं। केंद्र की योजनाएं जो चल रही है पूरे देश में 17%, और रक्षा के क्षेत्र में याद रखिए आप 11%। अन्य योजना 8%, वित्त आयोग में 7%, और सब्सिडी अगर आप सिलेंडर दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो कम किफ़ायती दाम पे डीजल दे रहे हैं आप किसान को, या उसमें खाद दे रहे हैं सब्सिडी पे कम दाम में, तो सब्सिडी में 6% पैसा जा रहा है आपका। ठीक है, तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा राज्य में और ब्याज भुगतान में, केंद्र की योजनाओं में और रक्षा में, यानी ब्याज भुगतान और राज्यों के हिस्सा मिलाकर 42% हिस्सा बनता है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखिए, पूंजीगत निर्माण पर जोर देना। पूंजीगत निर्माण का मतलब क्या होता है? पूंजीगत निर्माण का मतलब क्या होता है? पूंजीगत निर्माण अच्छा होता है। पूंजीगत निर्माण का पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय लगभग कितना लाख रुपया? 12.21 लाख रुपया इस बार 2026-27 के बजट में रखा गया है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? ये होता है कि आप रोजगार में खर्चा होगा, रोजगार सृजन में, या उद्योग को बढ़ावा जाएगा, नया नया फैक्ट्री खोला जाएगा या उद्योग को बढ़ावा जाएगा, या लंबे समय में जो विकास, आर्थिक विकास के लिए पैसा खर्च होता है वहाँ, यानी पूंजीगत निर्माण व्यय जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मतलब ये डेवलपमेंट के लिए काम होता है। पूंजीगत अगर जितना व्यय ज़्यादा होगा उतना सही है हमारे लिए। अच्छा, एक और है इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय। 24-25 में वास्तविक में 13.25 था, लेकिन इस बार कितना बढ़ के प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? 27.14 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा ठीक ही है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि बुनियादी ढांचे और विकास और दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, राजकोषीय सेहत, घाटे और रुझान जीडीपी का। तो आपको एकदम ये वीवीआई है, राजकोषीय घाटा वीवीआई है, ये वाला आपको डाटा देखिए। वास्तविक 24-25 में कितना था? 4.8% राजकोषीय घाटा था। 25-26 में कितना हो गया? 4.4 हो गया। और 26-27 में ये
4%, यानी 4.5 से कम रखना है इसको। तो आप अनुमान लगाइए क्या, राजकोषीय घाटा हमेशा लगातार घटता जा रहा है, राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब घाटा घट रहा है, मतलब ये हमारे लिए अच्छा है। इसको तो हमको याद ही रखना, ये VBI है। इसके साथ एक चीज़ और भी देख लेंगे हम, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7%। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मोस्ट VBI है। राजकोषीय घाटा, ये बार बार क्वेश्चन आता है। राजकोषीय घाटा 4.5 से नीचे यानी 4.3 लाने का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। किसका अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए, ये भी VBI है। आपको देखना है कि घाटे का विश्लेषण और स्रोत, क्यों घाटा अगर हमको लगा, अगर हमको राजकोषीय घाटा लगा, इतना पैसा कमी हो गया, तो पैसा हमको कहाँ से आएगा। तो लगभग ये टोटल कितना होता है हमारा 16 ये हमारे पास जो 16.96 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा होता है हमको, तो ये कहाँ से हम सरकार लाता है, तो ये विदेशी ऋण से तो इतना लेता है कि विदेश से ये पैसा जब घटा है, विदेश से 15,385 करोड़ लेता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से लेता है, तब बाजार से अपने सरकार की उधारी का मुख्य स्रोत घरेलू बाजार है, जो बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये देखिए, सारे पैसा जो घाटा लग रहा है उसके लिए सारा पैसा वो विदेश से नहीं ले रहा है सरकार, ये अच्छा है देश के लिए। ये घरेलू बाजार से ही पैसा लेता है, लगभग कितना 11.73 लाख करोड़। फिर बचत एवं अन्य तुलना में प्रवृत्ति करके 3 इतना लाख रुपया, और नगद शेष के आहरण से भी इसको आ जाता है 32,702 करोड़ रुपया, यानी विदेशी से कमा रहा है हमारा। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो वित्तीय घाटे का वित्त पोषण का स्रोत क्या है, तो बाजार उधारी है, यानी घरेलू बाजार से ही हमारा ज़्यादा पैसा वो गवर्नमेंट अपना पूर्ति कर लेता है। विदेश में जाके वो पैसा नहीं मांगता है, ज़्यादा बहुत कम लिया है विदेश से, ठीक है। अच्छा, प्रमुख मंत्रालयों का बजट आवंटन, प्रमुख मंत्रालयों का बजट आवंटन। अब देखिए, ये बहुत VBI है, इसको याद रखना है आपको कि परिवहन और रेल सड़क में कितना 5.98 लाख करोड़ रुपया ये गया सबसे ज़्यादा, फर्स्ट नंबर पर। परिवहन रक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता, और रक्षा को भी लगभग 11% था ना, तो वो कितना है 5.94 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। और ग्रामीण विकास का 5.273 लाख, गृह का 2.55 लाख करोड़, और रसायन उर्वरक को 1.71 लाख करोड़ रुपया, शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ रुपया। ये कम से कम टॉप 5 को आप याद रखें, नहीं अगर याद कर सकते तो फर्स्ट, सेकेंड, और आपको ये 3, 4, 5, 6 सिक्स्थ ये वाला याद रखें, यानी शिक्षा याद रखें, कम से कम रक्षा और रेल परिवहन याद रखें कि कितना पैसा लगा है। तो 5.98, 5.94 थोड़ा सा कम है, इसे देखिए 4 से 0.04 बहुत एकदम लगभग सेम ही है इसमें। और शिक्षा में क्या है, लगभग 1.5 से थोड़ा कम 1.39 लाख करोड़, तो आपको इतने याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पे, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए 95,292 करोड़ रुपया, ये कुछ मुख्य नई योजनाएं हैं। जल मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपया। PM किसान के लिए कितना दिया है, 63,500 करोड़ रुपया। PM आवास योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपया, और मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपया का आवंटन करने का अनुमान लगा है। ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचा, जल आवास पर भारी निवेश किया है, ठीक है। अब रेलवे में देखते हैं, क्या है, बुनियादी ढांचा और रेलवे एवं सड़क। तो रेलवे में इस बार रोलिंग स्टॉक के लिए 52,000 इतना, नए लाइनों के लिए इतना, दोहरीकरण के लिए इतना, इसका पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंगलिंग के लिए इतना। और इसमें आपको पता है 7 एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कहाँ कहाँ से बनाया गया ये आप हमको बताएंगे। ये 7 एक्सप्रेसवे रेलवे में बनाए जाने की बात किया गया है, तो वो कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। एक एक्सप्रेसवे तो बनारस से भी होकर जाएगी, बनारस से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, तो और कौन कौन सा है सो बताएंगे आप हमको। सड़क में भी NHI के निवेश में 1.87 लाख करोड़, सड़क निर्माण में इतना, इसका डाटा याद नहीं रखना, एक बार पढ़ लेना है इसका। रेलवे क्षमता विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग पर रणनीतिक फोकस। भविष्य के लिए निवेश और तकनीक और नवाचार, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में 9,000 करोड़, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे 10,397 करोड़, PM सूर्य घर जल मुक्ति पे 22,000 करोड़, इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 1,000 करोड़, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पे 20,000 करोड़, यानी सेमीकंडक्टर, AI, हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर की ओर कदम। अब ये लगभग अब लास्ट ही हम होने वाले हैं। सब्सिडी आम आदमी के लिए, अच्छा आम आदमी के लिए राहत क्या है, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग यही पार्ट होता है कि आम आदमी को क्या मिला इस बजट से। देखिए क्या मिला, किसान के लिए, जनरली किसान के लिए ही है, आम आदमी मतलब किसान। बाकी खाद्य सब्सिडी में, फूड सब्सिडी में कितना मिल रहा है, जो हमारा 5 किलो अनाज वाला है 2.27 लाख करोड़। उर्वरक सब्सिडी, अब किसान को क्या मिलता है कि फर्टिलाइजर सस्ता दाम पर मिलता है, इसके लिए कितना पैसा आवंटन किया गया, 1.7 लाख करोड़। अच्छा, उनको ईंधन भी मिलता है, उनको डीजल भी मिलता है सस्ते दाम पर, इसके लिए किसान को
तो कितना है ये 10,700 करोड़ रुपया इसके लिए किया गया। खाद उर्वरक सब्सिडी कुल सब्सिडी व्यय का बड़ा हिस्सा है, जो खाद और किसानों के सहायता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष लास्ट पेज है, ये लास्ट पेज है, एक बार देख लीजिए। निष्कर्ष कुछ चीज़ है जो VBI है उसको याद रखना है। कुल आयकर कितना है 53.47 लाख करोड़ का। राजकोषीय घाटा कितना है 16.97 लाख करोड़, जो कि कितना होता है 4.3%। शुद्ध का राजस्व कितना है 28.67 लाख करोड़। सकल कर राजस्व 44 इतना लाख। प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.14 लाख करोड़। तो आपको याद रखना है किसानों को गति देने वाला एक संतुलित और दूरदर्शी बजट था। इस बजट के बारे में आप ये बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये लगभग आप इसको तो याद ही रखिए VBI और इसको VBI, ये दोनों को तो याद ही रखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में आपका ये टोटल बजट हो गया। तो इसको एक बार 2 बार देखें, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का लाएंगे फिर 5-7 मिनट में। थैंक यू।